नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 MCQs का पार्ट 7। जी हाँ, ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले 6 पार्ट मैं दे चुका हूं और सभी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, तो आप लोग जरूर से जरूर वो सारे वीडियोस देखिए और इस वीडियो में भी हमारे साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाते रहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे पेड ग्रुप का लिंक है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके। जरूर कॉल कीजिए इन नंबर पर और पेड ग्रुप्स का लाभ उठाइए विभिन्न एग्जाम्स के लिए। चलिए अब देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित उत्सवों एवं राज्यों के मेल में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पहचानना। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। आम महोत्सव लखनऊ, खारची उत्सव त्रिपुरा, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर या फिर हेरात पर्व लद्दाख। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो हेरात पर्व जो है वो लद्दाख में नहीं मनाया जाता है बल्कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, हेरात पर्व जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला शिवरात्रि का त्योहार है। तो ये याद रखिएगा, शिवरात्रि का त्योहार है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला। सिरुई लिली महोत्सव की बात करें तो मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा सिरुई लिली फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। और यह जो है सिरुई लिली जो है यह मणिपुर का राजकीय फूल भी है, यह याद रखिएगा। मणिपुर का राजकीय फूल कौन सा है? सिरुई लिली फूल है। और इसी के अवसर पर, इसी के आधार पर जो है यह महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें खारची उत्सव की बात करें तो त्रिपुरा में यह मनाया जाता है और एक साथ 14 देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। पिछले वीडियोज में मैंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये जो लिस्ट है इसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। यदि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे, तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा पेड ग्रुप। चलिए, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? Who won the women's single title in the Syed Modi International Badminton Tournament held in Lucknow? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यह जो टूर्नामेंट है वो लखनऊ में आयोजित हुआ था। ठीक है, दूसरा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ज्वाला गुट्टा, PV सिंधु, अश्विनी पोनप्पा या फिर साइना नेहवाल। सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की और सभी बहुत एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? PV सिंधु। जी हाँ, PV सिंधु ने यह टूर्नामेंट जीता है, सिंगल एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और उन्होंने फाइनल में भारत की ही जो शटलर हैं मालविका बंसोरा, नाम क्या है उनका? मालविका बंसोरा, इनको हराया है। ठीक है, याद रखिएगा, मालविका बंसोरा को उन्होंने फाइनल में पराजित किया है। इससे पहले भी 2017 में PV सिंधु ने यह टाइटल जीता था। और ये जो टूर्नामेंट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है वो है साइना नेहवाल के पास। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है? Which dance has been nominated by India to be included in the cultural list of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO? ऑप्शन है आपका ओडिशी, गरबा, सप्तरिया या फिर कथक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा कहाँ खेला जाता है? गुजरात में खेला जाता है, खासकर नवरात्रि के अवसर पर। ये तो आपको पता ही होगा। तो यह जो है गुजरात का नृत्य है जिसको कि यूनेस्को के कल्चरल लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। ठीक है,
और इसको जो है 2022 के लिए नामित किया गया है। इससे पहले जो है दुर्गा पूजा को नामित किया गया था पिछले साल, दुर्गा पूजा को इससे पहले 2021 में नामित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत को जुलाई में अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा से संबंधित 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इंडिया वाज इलेक्टेड इन जुलाई टू द 2003 इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑन इनविजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 तक विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा इस साल, ठीक है, 2022 में। और शुरुआत कब हुई थी इसके लिए देख लेते हैं, 1971, 1981, 1991 या फिर 2001। आंसर क्या हो जाएगा? 1991 से विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया जाता रहा है, ठीक है। और यह कौन करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, ठीक है। इस वर्ष जो है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। हाइब्रिड प्रारूप करने का क्या मतलब? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में, ठीक है। और 2022 की थीम क्या है? सीइंग 2022 की थीम है सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ वाटर, याद रखिएगा। ये थीम तो जरूर याद रखिएगा। और वर्ल्ड ये जो जल सप्ताह है वो कब से कब तक आयोजित किया जाएगा ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर सहमति बनी है? वेयर हैज इट बीन अग्रीड टू नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर शहीद आजम भगत सिंह? मोहाली, गुड़गांव, भटिंडा या फिर चंडीगढ़? तो यह जो है चंडीगढ़ हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच काफी समय से यह विवाद चला आ रहा था, तो आखिरकार चंडीगढ़ को चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर पंजाब और हरियाणा दोनों सहमत हो गए हैं, ठीक है। और इसका जो टर्मिनल पड़ता है वो पंजाब के मोहाली में पड़ता है, ठीक है। इसका टर्मिनल जो है वो पंजाब के मोहाली में पड़ता है, याद रखिएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर इसी महीने आने वाला है, 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर में हुआ था, यह याद रखिएगा, जो कि अब जो है पाकिस्तान में बढ़ जाता है, ठीक है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1928 में, यह भी याद रखिएगा। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। किनके साथ? सुखदेव और राजगुरु के साथ, ठीक है, सैंडर्स मर्डर केस में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हिस्सा कब बना था? ये क्वेश्चन है। when did India become the part of यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? 1876, 1886, 1896 और 1906? तो भारत जो है 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का पार्ट बना था, याद रखिएगा। दरअसल अभी जो मतलब आपका न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है, वो ये है कि आबिद जान, याद रखिएगा, ये जगह का नाम आबिद जान में 27वीं 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में भारत जो है भारत प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए चुना गया है, ठीक है। भारत को प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए चुना गया है आबिदजान में हुई 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में, ठीक है। और साल 2025 में दुबई में होने वाली यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के 28वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? दुबई करेगा, ठीक है। तो 28वां संस्करण कहां पर किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। और 27वां कहां हुआ? आबिदजान में हुआ, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यह भी याद रखिएगा। और इसका गठन कब किया गया था? 1874 में किया गया था, याद रखिएगा। और मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका मुख्यालय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, ठीक। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑन द 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। छात्रों के 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। भारत के छात्रों ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक, सिल्वर मेडल जीते हैं भारत ने, भारत की तरफ से। और भारत जो है वो सिंगापुर के साथ, तीसरे नंबर पर सिंगापुर भी था, तो भारत जो है वो सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड जो है वो कब से कब तक आयोजित हुआ? 14 से 21 अगस्त तक, 14th to 21st ऑफ अगस्त तक आयोजित हुआ। कहां पर? जॉर्जिया के कुटैसी में, जॉर्जिया में। जॉर्जिया याद रखिएगा या फिर कुटैसी याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग्वे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। अब पराग्वे की राजधानी कहां है? अशगाबाद, असुसियोन्स, बिश्केक या फिर नामपेन? अक्सर क्या होता है, कहीं पर भी दुनिया भर में महत्वपूर्ण घटना घटती है भारत के लिहाज से, तो फिर उस जगह की राजधानी, मुद्रा, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी लिहाज से मैंने ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर पराग्वे की जो राजधानी है वो कौन सा है? असुनसियोन है। ठीक है, याद रखिएगा, असुनसियोन है पराग्वे की राजधानी। ठीक है, और यहाँ पर जो है विदेश मंत्री जयशंकर ने जूलियो सीजर एरियोला के साथ पराग्वे की राजधानी असुनसियोस में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो फर्स्ट ऐसे विदेश मंत्री हैं भारत के जिन्होंने पराग्वे का दौरा किया है। ठीक है, 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 60 वर्ष पूरे हुए हैं भारत और पराग्वे की दोस्ती के, राजनयिक संबंधों के, और इसी अवसर पर उन्होंने किया है दौरा। ठीक है, और पराग्वे में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो यह भी याद रखिएगा कि हाल ही में कहां पर विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कहां स्थित है? जो 6.1 लाख AK-47 AK-203 47 नहीं, AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण करेगा। तो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड निर्माण करेगा, ये तो याद रखिएगा सबसे पहले। और ये कहाँ स्थित है? अमेठी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर या फिर बुंदेलखंड, सब जो है वो यूपी में ही है। आंसर क्या हो जाएगा? अमेठी। अमेठी में यह स्थित है, जो कि करेगा 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण करेगा। ठीक है, जिससे इंसास को बदला जाएगा। भारतीय सेना अभी इंसास का इस्तेमाल कर रही है, उसको बदला जाएगा। रूस ने हाल ही में AK-203 का बहुत सारा खेप भारत को दिया था फरवरी मार्च में, लेकिन अब जो है इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? अमेठी में ही किया जाएगा। रूस और भारत मिलकर के करेंगे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से यह इन असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2021 में भारत और रूस ने 5,124 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और निर्माण प्रक्रिया जो है वो 3 वर्ष में 100% स्वदेशीकरण के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 वर्षों में, मतलब 2025 तक जो है पूरी तरह से यह स्वदेशी रूप से तैयार होने लगेगा AK-203। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की है? Where has the Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh launched India's first indigenous hydrogen fuel cell bus? भटिंडा, ग्वालियर, पुणे या फिर दिल्ली? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुणे में। पुणे में उन्होंने जो है पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया है। ठीक है, और यह जो टेक्नोलॉजी है इसमें फ्यूल सेल हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीकारक के प्रयोग से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा विद्युत का निर्माण करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इसमें अपनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक,
हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। केंद्रीय बजट 2021-22 में 2021-22 का जो आपका बजट था, ठीक है, उसके तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, किस बजट में हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी? 2021-22 के बजट में, मतलब पिछले साल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लॉन्च किया है। इसके जरिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ निवेश किया जाएगा? Indian Ministry of External Affairs has launched a trilateral development corporation fund through which it will invest in with which of the following countries? जापान, जर्मनी, फ्रांस या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों, जापान, जर्मनी, फ्रांस, और साथ में इसमें यूरोपियन यूनियन भी होगा, ईयू भी होगा, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ भी होगा, याद रखिएगा। और इसके जरिए जो है सरकार की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, मतलब जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें काफी मात्रा में निवेश करने का प्लान है। ठीक, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए निवेश करने के लिए यह फंड बनाया गया है। ठीक है, और इस फंड के द्वारा उन जगहों पर निवेश बढ़ाया जाएगा जहां भारतीय कंपनियां पहले से ही निवेश कर रही हैं, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए निर्णय की घोषणा की है? With which country India announced the decision to set up an Indo-Finnish virtual network center on quantum computing? फिलीपींस, इंडोनेशिया, सेशल्स या फिर फिनलैंड। यहाँ पर देख सकते हैं फिनिश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कौन सा? फिनलैंड, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान देते तो आसानी से इसको बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री हैं कौन? मीका लिंटिला। मीका लिंटिला तथा केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है। और इसके लिए 3 आईआईटी संस्थानों का चयन किया गया है। कौन कौन? आईआईटी मद्रास, आईआईटी पुणे, और एक और है यहाँ पर IISER पुणे है। ठीक है, आईआईटी मद्रास है, IISER पुणे है और सीडेक पुणे है। ठीक है, ये 3 संस्थानों का चयन किया गया है, तो याद रखिएगा ये तीनों संस्थानों का नाम IIT मद्रास और फिर आपका IISER, यहाँ पर ये क्या है? IISER पुणे और सीडेक पुणे, इन तीनों संस्थानों का चयन किया गया है। ठीक, फिनलैंड 2023 में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और 2024 में भारत की मेजबानी करेगा। ठीक है, चलिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग और फिनलैंड मौसम विज्ञान संस्थान 2014 से वायुमंडलीय पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत जो है, भारत मौसम विज्ञान विभाग और फिनलैंड मौसम विज्ञान संस्थान 2014 से वायुमंडलीय पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये चुनना है। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल विंड इंडस्ट्री ने 94 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ा है। एक ये ऑप्शन है। इन द ईयर 2021 द ग्लोबल विंड इंडस्ट्री एडेड 94 गीगावाट ऑफ विंड पावर कैपेसिटी ग्लोबली। दूसरा है आपका ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री सी तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2030 तक वार्षिक पवन ऊर्जा संस्थापन को 3 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एनुअल विंड पावर इंस्टॉलेशन नीड टू बी ट्रिपल्ड बाय 2030। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट विंड एनर्जी अकाउंट्स फॉर 10.2% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। और उसके बाद क्या है? बाय 2030 140 गीगावाट ऑफ विंड पावर कैपेसिटी विल बी रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा कि क्या है। तो इसमें जो है
बाकी तीनों सही है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो इसमें 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2030 तक वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापन को 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, 3 गुना नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सब तो आप लोग देख ही चुके हैं, सब कुछ सही ही है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, सरकार ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट अपतटीय क्षमता तथा वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 5 गीगावाट ऑफशोर कैपेसिटी बाय 2022 एंड 30 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030। और ये किस गवर्नमेंट की बात हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, भारत सरकार की बात हो रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन कहां किया है? Where did PM मोदी inaugurate Asia's largest private hospital? फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या फिर नोएडा? तो ये जो है फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और नाम क्या है इसका, अमृता अस्पताल नाम है। अमृता अस्पताल इसका नाम है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल होगा। और पहले चरण में इसमें जो है 550 बेड के साथ जो है इसको शुरू किया जाएगा। माता अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। माता अमृतानंदमयी, ठीक है, याद रखिएगा, माता अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और अस्पताल का जो परिसर होगा वो 133 एकड़ के क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी चीज पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेश निर्मित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है, तो यहां पर यदि ऑप्शन देखें तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, एमबीओ लिमिटेड, कैलंथा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड या फिर एडीजी बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पर जो है आपका यदि हम लोग देखें तो कौन सा आंसर सही होगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। इसकी किसने बनाया है इसको, मंकी पॉक्स के लिए आरटीपीसीआर किट किसने बनाया है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने बनाया है, यह याद रखिएगा। और इसको आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में इसको पेश किया गया है, याद रखिएगा। और इसका अनावरण जो है केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है अजय कुमार सूद, उनके द्वारा किया गया, ठीक है, अजय कुमार सूद। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद है, ठीक है। मंकी पॉक्स जो है वो मानव चेचक के समान ही एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है और यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। 1958 में सबसे पहले यह पाया गया था रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में, ठीक है, याद रखिएगा 1958 में, ठीक। और मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला जो है वो 1970 में आया था। कब आया था, 1970 में आया था। और यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो कहां होता है, अफ्रीका में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा कहां खोली है? वेयर हैज कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू स्टार्टअप्स। और ये जो है कहां पर खोला गया है? दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो एसबीआई ने बेंगलुरु में ही अपनी शाखा खोली है जो कि स्टार्टअप्स को समर्पित है, ठीक है। बेंगलुरु के कोरमंगला में यह स्थित है। बेंगलुरु के कहा? कोरमंगला में, ठीक। वैसे बेंगलुरु ही पूछा जाएगा, कोरमंगला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिए, ठीक है। यह देश में स्टार्टअप के विकास का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण करने वाली पहली बैंक शाखा है, ठीक है। कोरमंगला शाखा जो है वो पहली शाखा होगी जो कि वित्त पोषण करेगी किसका? फंड देगी किसको? स्टार्टअप्स को फंड देगी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अगले साल 15 से 17 फरवरी तक किस शहर में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाली है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द 23rd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इन विच सिटी फ्रॉम फरवरी 15 to 17 नेक्स्ट ईयर? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई?
तो यह जो है कोलकाता में आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है, कोलकाता में आयोजित किया जाने वाला है और यह जो है 23 होगा। यह तो आपको याद रखना चाहिए, 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा, यह भी आपको याद रखना चाहिए। आयोजक कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA और SEAI यानी कि सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करेगी। वर्ष 2021-22 के दौरान देखें तो भारत से 7.76 बिलियन डॉलर 7.76 बिलियन डॉलर के सी फूड का निर्यात किया गया था, ठीक है, जो कि कितना था? 13,69,264 टन सी फूड का निर्यात भारत से किया गया था, ठीक, कब? 2021-22 में, मतलब कि पिछले साल। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एक अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत, रूस, ब्रिटेन या फिर चाइना? तो यह जो है ब्रिटेन ने इसको मंजूरी दी है, ठीक है, ब्रिटेन ने इसको मंजूरी दी है अपडेटेड कोरोना वायरस के टीके को, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी जो है आपका काम करता है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और यह जो है बाईवैलेंट वैक्सीन है, यह क्या है? बाईवैलेंट वैक्सीन है, ठीक, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी काम करेगा और बाकी कोरोना वेरिएंट पर भी काम करेगा, ठीक है। और यह जो है ब्रिटेन जो है इस तरह का करने वाला पहला देश बन गया है इसको मंजूरी देने वाला, और यह वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ वायरस के मूल रूप पर भी कारगर साबित तो होगा, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, ब्रिटेन निश्चित तौर पर याद रखिएगा। चलिए, किसे मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पोप फ्रांसिस, दलाई लामा, डेसमंड टुटू या फिर बछेंद्री पाल? किसको किया गया है? दलाई लामा को किया गया है। हाल ही में दलाई लामा जो थे वो लद्दाख के दौरे पर थे, ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं ये, ठीक है, और पुरस्कार का यह 6ठा संस्करण जो है वह दिया गया है, पुरस्कार का यह 6th एडिशन था और इसको कौन देता है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस टेनिस स्टार ने 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? मार्गरेट कोर्ट, स्टेफी ग्राफ, हेलन विल्स मूडी या फिर सेरेना विलियम्स? ये सब तो पहले ही ले चुकी हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सेरेना विलियम्स ने। सेरेना विलियम्स ने हाल ही में 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, 9/8/2022 को, ठीक है। यूएस ओपन हाल ही में होने वाला है 2022 का, अगस्त के अंत से लेकर सितंबर 2022 तक, और उसके बाद जो है ये अपना संन्यास ले लेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। 1995 में उन्होंने प्रोफेशनली खेलना शुरू किया था टेनिस, ठीक है, और 1999 में यूएस ओपन में उन्होंने अपना पहला खिताब जीता था, एकल खिताब, ठीक है, और उन्होंने टोटल 73 करियर एकल खिताब और 23 करियर युगल खिताब जीते हैं, ठीक है, डबल्स में 23 जीते हैं और सिंगल्स में 73 जीते हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं। वह अपने टेनिस करियर के दौरान 94.5 मिलियन डॉलर के साथ 94.5 मिलियन डॉलर के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट भी हैं, सेरेना विलियम्स, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 वर्ल्ड का ताज जीत लिया है? विच स्टेट सिनी शेट्टी हैज वोन द मिस इंडिया 2022 वर्ल्ड क्राउन? कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। सिनी शेट्टी कहाँ की है? कर्नाटका की है, ठीक है। मिस इंडिया 2022 वर्ल्ड का ताज इन्होंने जीता है और फर्स्ट रनर अप जो रही हैं वो राजस्थान की रही हैं, नाम उनका क्या है? रूबल शेखावत, ठीक है, और यूपी की रही है सेकेंड रनर अप और इनका नाम क्या है? सीनाता चौहान है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर यूपी की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक के मामलों और दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत के सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, which is the highest ranked city in India in terms of student amenities, university standards and accommodation for students from all over the world. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। तो स्टूडेंट के लिहाज से रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया भर में यदि बात करें तो दुनिया भर में रहने के लिए जो सबसे बेस्ट शहर बना है वो लंदन बना है, ठीक है। और भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए मुंबई है, ठीक, भारत के लिए मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर जो है वो सियोल है। दूसरे स्थान पर कौन है पूरे दुनिया भर में? सियोल, सियोल और साथ में म्यूनिक, सियोल साथ में कौन है? म्यूनिक। ये दोनों जो है वो सेकंड स्थान पर हैं, ठीक है। और थर्ड स्थान पर कौन सा है? ज्यूरिक है, ठीक, थर्ड स्थान पर ज्यूरिक है और उसके बाद जो है आपका मेलबोर्न है, ठीक, मेलबोर्न है। तो याद रखिएगा पहला जो 3-4 स्थान है उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा बेंगलुरु का स्थान जो है, यहाँ पर बेंगलुरु का स्थान जो है वो 114वां है। भारत में मुंबई जो होगा वो नंबर 1 पर होगा। ऑल ओवर देखें तो बेंगलुरु का स्थान जो है वो 114 है, मुंबई का स्थान जो है वो 103 है पूरे दुनिया भर में, ठीक है। इसके बाद चेन्नई जो है वो 125वें रैंक पर है, ठीक है, इसका रैंक कितना है? 125 है चेन्नई का स्थान, ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली को 129वां रैंक मिला है पूरे दुनिया भर में, ठीक, तो याद रखिएगा। भारत में कौन है? मुंबई 103 नंबर पर दुनिया भर में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैश्विक संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक, तो इसमें जो है आपका वर्ल्ड बैंक सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर, तो ये भी याद रखिएगा 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह जो है ऋण है वो 22 साल की अवधि के लिए दिया गया है, ठीक है। यह कितने साल में चुकाना होगा? 22 साल में चुकाना होगा और 7 साल का जो है इसमें छूट भी दिया जाएगा, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? विच इज द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? मणिपुर, असम, केरला या फिर गोवा? आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम जो है वो 28वां राज्य बना है जो कि इसमें जुड़ा है, ठीक है। असम जो है वो सबसे लास्ट राज्य बना है जो कि जून में इससे जाकर के जुड़ा है, ठीक है, जून 2022 में जुड़ा है और यह अंतिम स्टेट था। खाद्य सुरक्षा जो है अब पूरे देश में पोर्टेबल हो गई है। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है, ठीक है। क्या नाम है उसका? एप्लीकेशन का नाम क्या है? मेरा राशन, ये भी याद रखिएगा, एप्लीकेशन का नाम है मेरा राशन। और इसका जो है 2019 में ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ है? 2019 में ही शुरू हुआ है, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो है अब प्रवासी जो मजदूर वगैरह हैं वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो भी लाभार्थी हैं वो देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे से खरीद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर बिहार का कोई मजदूर है और वो दिल्ली में रह रहा है तो उसका जो राशन कार्ड बना हुआ है वो दिल्ली में भी उससे खरीद सकता है कोई भी राशन अपनी पसंद का, ठीक है, किसी भी दुकान से। किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को खत्म करने के लिए और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराधों के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने के लिए
अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। विच कंट्री हैज अग्रीड टू अवे विद द कंपल्सरी डेथ पेनल्टी एंड अलाउ जजेस टू पास अल्टरनेट सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन द क्राइम? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मलेशिया? आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। मतलब कि जो आपका कंपल्सरी डेथ पेनल्टी था उसको समाप्त कर दिया है मलेशिया ने, ठीक है। और जजेज जो हैं अब उसके लिए अल्टरनेट कोई भी जो सजा है वो सुनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और मलेशिया में जो है बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जैसे हत्या हो गया, मादक पदार्थों की तस्करी हो गया, राजद्रोह हो गया, अपहरण हो गया और आतंकवादी कृत्य हो गया। इन सब के लिए जो है अपराधों के लिए मृत्यु दंड अनिवार्य था पहले, ठीक है, जिसको कि हटा दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO ने भारत के किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? Which state of India has been selected by WHO for the World No Tobacco Day Award 2022? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका? किसको चुना गया है? इस बार चुना गया है झारखंड को, झारखंड को चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। WHO ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। और इस वर्ष जो है ये तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार की जो थीम थी वो की थी, क्या थी? प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ये था विश्व तंबाकू दिवस का थीम। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि BSNL को वित्तीय रूप से व्यवहार बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है? 0.64 लाख करोड़, 0.94, 1.34 या फिर 1.64 लाख करोड़? आंसर क्या हो जाएगा? 1.64 लाख करोड़, ठीक है, मतलब कि 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है, ठीक है, सरकार ने। और इसके लिए इसके तहत जो है 4G सेवाएं शुरू की जाएंगी BSNL में, और भी जो सेवाएं हैं वो शुरू करके और इसका रिवाइवल किया जाएगा BSNL को, ठीक है। तो याद रखिएगा 1.64 करोड़ का पैकेज दिया गया। आगे, एशियाई विकास बैंक किस राज्य में साफ पेयजल उपलब्ध कराने, जलापूर्ति में सुधार और स्वच्छता को लेकर 9.63 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? ठीक है, तो किस राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 963 मिलियन का लोन देने वाला है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है, याद रखिएगा 9.63 करोड़ डॉलर देगा। कौन सा? ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, भारत सरकार के साथ इसके लिए समझौता हुआ है। अब इसके माध्यम से 2024 तक जो है सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और ADB परियोजना जो है वो 75,800 घरों को सेवा से जोड़ेगी और इससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 लोगों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है, तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन टू द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कानून मंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है हमारे लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा ओम बिरला जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। 65वां है ये, 65th है, यह भी याद रखिएगा। संसदीय सम्मेलन 65th कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन है ये, ठीक है। और इसका आयोजन जो है 20 से 26 अगस्त तक किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? कनाडा के हैलिफैक्स में, कनाडा के हैलिफैक्स में इसका आयोजन किया जा रहा है, यह भी याद रखिएगा। और इसका थीम है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रदेश में एक ही जगह पर छात्रों का सभी प्रकार की शिक्षा व विभिन्न तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देने हेतु देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में विकसित की जाएगी? देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप होगा ये। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप विल बी डेवलप्ड टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स एट वन प्लेस इन द स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश?
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर जब विकसित किया जाएगा, ठीक है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे 5 टाउनशिप उत्तर प्रदेश में विकसित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप जो है वो उत्तर प्रदेश में विकसित होगा। कौन दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने पीरियड से जुड़े प्रोडक्ट को फ्री में देने का फैसला किया है? Which country has become the only country in the world which has decided to give free period products? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड? तो यह जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। बहुत सारे देश हैं जो स्कूल्स में फ्री प्रोडक्ट बांटते हैं, जो आपके पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बांटते हैं, लेकिन पूरे देश भर में जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री देने का जो निर्णय लिया गया है वो स्कॉटलैंड के द्वारा लिया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, पिक अप माई पीरियड। ठीक है, और इसके माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से लड़कियां जो हैं वो पीरियड प्रोडक्ट्स ले सकती हैं। ठीक है, और इसको जो है हे गर्ल्स नामक एक सामाजिक संगठन है उसकी तरफ से लॉन्च किया गया है इस एप्लीकेशन को। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन थीम के साथ विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया? When was the World Biofuel Day 2022 observed with the theme Biofuels towards a carbon neutral world? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त? कब मनाया गया? 10 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया। और इस वर्ष का थीम जो है वो भी याद रखिएगा, बायोफ्यूल टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। ठीक है, 2015 से यह मनाया जा रहा है, किसके द्वारा? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह मनाया जा रहा है 2015 से। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। चलिए आगे देख लेते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर पहली बार इंग्लैंड में क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर वाज द क्रिकेट स्टेडियम इन इंग्लैंड नेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर सौरव गांगुली? यह जो है रखा जाएगा सुनील गावस्कर के नाम पर। याद रखिएगा, सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड में पहली बार क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पहले क्रिकेटर थे ये सुनील गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों का आंकड़ा छुआ था। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे ये सुनील गावस्कर, अभी भी है। इंडिया की पहली महिला बैच में किसने टॉप करके इतिहास रच दिया है? पहला बैच है ये महिलाओं का एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, और इसमें टॉप किया है कोमल जाखर, सुमन जायसवाल, निधि गढ़वाल या फिर सनन ढाका? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सनन ढाका। सनन ढाका ने इसमें टॉप किया है और वो एनडीए में शामिल होने वाली पहली महिला बन जाएंगी। 19 वर्षीय हैं और ये कहाँ की हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, सनन ढाका। ओवरऑल रैंक जो है उनका 10 है और महिलाओं में रैंक देखें तो पहला है। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनान के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बन गई है? Who among the following become the first Indian weightlifter to win a gold medal at the IWF Junior World Championship in हेराक्लियोन, ग्रीस? तो हर्षदा, शरद गरूर, सुष्मिता राव, मीराबाई चानू या फिर अंकिता चौधरी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्षदा शरद गरूर। ये जो है वेट लिफ्टर है जो कि पहली बार IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 45 kg कैटेगरी में यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, 153 किलोग्राम का इन्होंने वजन उठाया था। इससे पहले 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता था, जबकि पिछले साल अचिंत्य श्यूली ने क्या जीता था? इन्होंने रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर जीता था। और 2013 में मीराबाई चानू ने मतलब कांस्य पदक जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था इसी प्रतियोगिता में। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके सफल लैंडिंग कराने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? Which airline has become the first airline to make a successful landing using the indigenous navigation system गगन? विस्तारा, स्पाइसजेट, इंडिगो या फिर जेट एयरवेज?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गगन जो है वो एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जिसका उपयोग विमान लैंडिंग के समय किया जाता है। ठीक है। ATR-72 नाम क्या है विमान का? ATR-72 ये इंडिगो का जो विमान था उसका नाम था, और ये जो है राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। ठीक है, राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया गगन का प्रयोग करके। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रिसेंटली हु वाज गिवन द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी या फिर आशा भोसले? आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर जी और उनके पिता जो थे दीनानाथ मंगेशकर, उन दोनों के नाम पर यह अवार्ड रखा गया है, और पहला जो पुरस्कार दिया गया वो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया। फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, फरवरी 2022 में इसी साल इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पहला जो चेयरपर्सन है, वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है पहली? प्रतिमा देसाई, माधवी पुरी बुच, ज्योत्सना विश्वकर्मा या फिर अनीता रामपाल? कौन बनी है? माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच। याद रखिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। माधवी पुरी बुच जो है वो बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की पूर्व प्रमुख भी रही हैं ये 2017 से लेकर 2021 तक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पहले क्या थी? अजय त्यागी की जगह वो लेंगी। इससे पहले जो सेबी के प्रमुख थे उनका नाम क्या था? अजय त्यागी। ठीक है, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, 28 फरवरी को, तो याद रखिएगा निश्चित तौर पर। और नियामकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब सेबी के लिए अध्यक्ष चुनना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? जो कैबिनेट सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होगा, कमिटी होगा, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, उनके द्वारा यह शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एडवांस्ड केमिस्ट सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैटरी भंडारण की कुल संचयी क्षमता वर्ष 2030 तक कितना गीगावाट आवर्स होने की संभावना है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी यूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया रिलीज्ड बाय नीति आयोग, द total cumulative capacity of battery storage in India is likely to be how much gigawatt hour by 2030? 400, 450, 500 या फिर 600 गीगावाट आवर्स? आंसर क्या हो जाएगा? 600 गीगावाट आवर्स हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, और ये कब तक हो जाएगा? 2030 तक हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, 600 गीगावाट आवर्स। ठीक है, 2030 तक बैटरी की मांग जो है वो 4 गुना बढ़ करके 3100 गीगावाट हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गीगावाट आवर हो जाएगी। ठीक, और ये वार्षिक होगा, 2030 तक। चलिए आगे देख लेते हैं। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जाएगा? तो सबसे पहला तो ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जाएगा? प्रयागराज, मथुरा, लखनऊ या फिर रायबरेली? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये जो है आपका लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कहां बनाया जाएगा? राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। और देश में जो है वो टोटल 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन नाइट सफारी कोई नहीं है। ठीक है, सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर बनाया जाएगा इसको। ठीक है, कहां बनाया जाएगा? कुकरैल वन क्षेत्र में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा 2027.46 हेक्टेयर में। ठीक है,
350 ये जो है आपका कुकरेल वन यह 2027.46 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 350 एकड़ में ये नाइट सफारी बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी, 75 एकड़ में आपका टाइगर सफारी इत्यादि बनाने की भी योजना है। और वर्तमान में कुकरेल वन क्षेत्र में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र, चिल्ड्रन पार्क और एक वन आश्रम, एक वन विश्राम गृह भी जो है अभी वर्तमान में स्थापित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, पुतिन या फिर एंजेला मर्केल? आंसर क्या हो जाएगा? एंजेला मर्केल। ये जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। ठीक है, एंजेला मर्केल। ठीक, याद रखिएगा 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक, और इनको जो है जूरी के अध्यक्ष कौन थे? 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगे। डेनिस मुक्वेगे के अनुसार 2015 में सीरिया, इराक, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, डेनिस मुक्वेगे जो है 2018 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उनके अनुसार 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इनके साहसी निर्णय को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल को। ठीक है, सम्मान का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। आधिकारिक तौर पर फेलिक्स होफोएट वोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार इसको कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। ठीक, ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। भारत के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को कहां आयोजित FTX क्रिप्टो कप के फाइनल राउंड में 4-2 से हराकर बड़ी जीत हासिल की है? Where did India's Grandmaster Ramesh Babu Pragyananand beat Magnus Carlsen 4-2 in a final round of the FTX Crypto Cup held at? कहां पर किया गया था? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या फिर इटली? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। यह जो है अमेरिका में आयोजित हुआ था। कहां पर? मियामी में। ठीक है, यह याद रखिएगा, अमेरिका के मियामी में यह आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए, अब यहां पर यदि देखें तो कार्लसन पर जीत के बावजूद जो है वो तालिका में कितने स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं और पहले स्थान पर जो है वो कार्लसन ही रहे। मतलब प्रतियोगिता किसने जीती? मैग्नस कार्लसन नहीं जीती। और भारत के जो प्रज्ञानानंद थे वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, किस मूल की चित्रकार है ये? भारतीय मूल की, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर अमेरिकी मूल की है? किस मूल की है? तो ये जो है आपकी बांग्लादेश मूल की है। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेशी मूल की ये चित्रकार है। और इनसाइडर के लिए काम करती हैं। पत्रिका है एक अमेरिका की, इनसाइडर नाम है उसका, उसके लिए यह काम करती हैं। ऑनलाइन पत्रिका है ये। ठीक, बांग्लादेशी मूल के चित्रकार और कहानीकार है, उनको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और इनके अलावा 4 और पत्रकारों को भी चुना गया है। इनसाइडर के ही हैं चारों। नाम क्या है? एंथनी डेल है, एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम्स और वॉल्ट हिक्की। ठीक है, इन तीनों को भी इनके साथ फहमीदा अजीम के साथ चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए चुना गया है पुलित्जर पुरस्कार के लिए। चलिए, हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन नेटवर्क कहां लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर रशिया, कहां पर किया गया है? ये आपका जर्मनी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी के लोअर सेक्सोनी में, जर्मनी के कहां पर? लोअर सेक्सोनी में यह नेटवर्क विकसित किया गया है। ठीक है, वैसे तो लोअर सेक्सोनी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, आपको जर्मनी ही पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेन की अधिकतम गति जो होगी वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ट्रेन की रेंज जो होगी वो 1000 किलोमीटर होगी, मतलब कि एक बार में 1000 किलोमीटर यह चलेगी। ठीक, याद रखिएगा।
और थोड़ा सा और जर्मनी के बारे में दिया हुआ है कि जर्मनी का लक्ष्य जो है 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 65% तक कम करना है। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला यह जो ट्रेन नेटवर्क है यह बहुत मदद करेगा इसमें। नेक्स्ट है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1981, 1991, 2001, 2011। आंसर क्या हो जाएगा? 1991। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL की स्थापना कब की गई थी, जिसे पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो व्हेन वाज द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप which has been approved to be open to the users apart from the पेटेंट ऑफिसेज? 2000, 2001, 2002 या फिर 2005? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2002। आंसर क्या हो जाएगा? 2002। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेटेंट कार्यालयों, देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए भी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL डेटाबेस तक पहुंच का विस्तार करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है अब उपभोक्ताओं के लिए भी खोल दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा TKDL क्या है। तो TKDL जो है यह प्रमोट करेगा R&D और इनोवेशन को विभिन्न फील्ड्स में, डाइवर्स फील्ड्स में, बेस्ड ऑन इंडियाज वैल्यूएबल हेरिटेज। ठीक है, और जैविक विविधता अधिनियम 2002 जो कि है आपका टीके को संरक्षित बनाए रखने और इसके लाभों के समान बंटवारे के लिए अधिनियमित किया था। ठीक है, जैविक विविधता अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी ये याद रखिएगा। TKDL की स्थापना जो की गई थी 2001 में CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो आपका मैंने बताया स्थापना की गई थी 2001 में। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा, 2002 नहीं। ठीक है, अधिनियम जो बनाया गया था वो 2002 में बनाया गया था, जैव विविधता अधिनियम, लेकिन TKDL की जो स्थापना की गई थी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की, वह 2001 में की गई थी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। और यह जो है 5 भाषाओं में उपलब्ध है। कौन कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश भाषा में यह उपलब्ध है। ठीक है, और TKDL में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण है जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग से संबंधित है, और यह डिजिटल प्रारूप में है। ठीक है, भारत जो है वो जैव विविधता और नगोया प्रोटोकॉल पर कन्वेंशन का भी एक हस्ताक्षर करता है, याद रखिएगा। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड नागोया प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में सोने की रिसाइकलिंग में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट टाइटल्ड गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन गोल्ड रिसाइकलिंग इन 2021? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ? तो भारत का रैंक कौन सा है? भारत जो है वह चौथे स्थान पर आ गया है, फोर्थ रैंक भारत का हो गया है, याद रखिएगा। साल 2021 में भारत ने कुल 75 टन सोना रिसाइकिल किया है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार ये जो शीर्षक वाला रिपोर्ट है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में बताया कि भारत जो है वो सोना रिसाइकल के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, पिछले साल जो है वो सबसे ज्यादा आगे कौन रहा है, मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड रिसाइकल किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसने कुल 168 टन सोने का इस्तेमाल किया है। दूसरे पैदान पर कौन है? दूसरे नंबर पर है इटली, दूसरे नंबर पर है इटली, और तीसरे नंबर पर है अमेरिका, और भारत जो है वो चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका पेदुजाना पेरामुना पार्टी के किस नेता ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है? विच लीडर ऑफ द श्रीलंका
SLPP party has taken over as the country's 15th prime minister. दिनेश गुणवर्धने, गोताबाया राजपक्षे, मैत्री विक्रम सिंघे या फिर रानिल विक्रम सिंघे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिनेश गुणवर्धने। आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका जयवर्धने के भाई लगते हैं। दिनेश, सॉरी मतलब मजाक कर रहा हूँ, दिनेश गुणवर्धने इनका नाम है, ठीक है। और SLPP पार्टी के ये नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जो थे रानिल विक्रम सिंघे का यह स्थान लेंगे। रानिल विक्रम सिंघे जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि अब कौन बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया है और दिनेश गुणवर्धने जो है वो 15वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए गठित समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? Who will lead the committee constituted to make more effective and transparent system of minimum support price of crops? योगेंद्र यादव, भारत भूषण त्यागी, कृष्णवीर चौधरी या फिर संजय अग्रवाल। तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे? इसका नेतृत्व संजय अग्रवाल करेंगे, जो कि समिति के चेयरमैन होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को 8 महीने पहले वापस ले लिया था, आपको याद होगा पिछले साल इसको वापस ले लिया गया था, ठीक है। और इसके लिए असरदार एवं पारदर्शी MSP की व्यवस्था तैयार हो, इसके लिए एक समिति के गठन करने की बात की गई थी। तो अब समिति गठित कर दी गई है, इसमें 26 सदस्य हैं और उसके नेतृत्व कौन करेंगे? संजय अग्रवाल जी करेंगे, ठीक है। इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, कृषि वैज्ञानिक शामिल हैं, कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं और इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been appointed as the Secretary of Department of Defense Research and Development and new chairman of Defense Research and Development Organization DRDO? सीधी सी बात है, DRDO के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आलोक मित्तल, अविनाश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर समीर वी कामत या फिर अशोक पांडे। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर समीर वी कामत को चुना गया है DRDO का अध्यक्ष और साथ में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव भी, ठीक है। इनको चुना गया है, डॉक्टर समीर वी कामत को निश्चित तौर पर याद रखिएगा। इससे पहले ये DRDO के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल प्रभाग के महानिदेशक के पद पर थे, ठीक है। और ये जो है जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जो कि वर्तमान DRDO चीफ है, ठीक है। इनके जगह पर डॉक्टर समीर वी कामत इनका स्थान लेंगे, ठीक है। और इनको जो है डॉक्टर समीर वी कामत को राजनाथ सिंह का वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब इसके साथ हमारा टॉप 50 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। ये 7th पार्ट था, इससे पहले भी 6 पार्ट दे चुका हूं। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमको, और बताते जरूर रहिए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।